वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 NCERT से संबद्ध इतिहास विषय से अनुभाग 3 चैप्टर 14 भारत का विभाजन, जिसके अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे राजनीति, स्मृति और अनुभव। टेस्ट एवं अभ्यास कार्य। टेस्ट एवं अभ्यास कार्य प्रारंभ करने के पहले आप मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ अब तैयार होंगे निबंधात्मक प्रश्न भी। सीखने का एक नया तरीका, एक नए अनुभव के साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर स्वयं पार्टिसिपेट करें एवं स्वमूल्यांकन करें। तो शुरू करते हैं क्लास 12 से अनुभाग 3 चैप्टर 14 भारत का विभाजन। सबसे पहले आपको अपना नाम ऐड करना है, पिता का नाम, संस्था का नाम और मोबाइल नंबर। अब हम आ गए हमारे पहले प्रश्न। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? 1905 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में या 1909 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर है 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन का निर्णय की जो घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था, है ना। मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, उसको अलग 2 भागों में बांटने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। और इसको प्रभाव भी किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। इतिहास में यह घटना बंग भंग के नाम से जानी जाती है ना। आपके वस्तुनिष्ठ में आ सकता है बंग भंग कब हुआ, तो भी आप यही डेट लिखेंगे 16 अक्टूबर 1905। और किसने करा था? लॉर्ड कर्जन ने। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत इस राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाने के लिए बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब एवं किसने की थी? है ना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, इसको हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बोल सकते हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब एवं किसने की थी? ऑप्शन है आपके 1906 ईस्वी में नवाब बकर उल मुल्क ने, 1906 ईस्वी में नवाब सलीमुल्लाह ने, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो ने, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है 1906 ईस्वी में नवाब सलीमुल्लाह ने। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अर्थात अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब सलीमुल्लाह ने ढाका में की थी, है ना। ढाका जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। ओके, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष नवाब बकर उल मुल्क थे। यह आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? नवाब बकर उल मुल्क। ओके, मुस्लिम लीग भारतीय मुसलमानों की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। यहाँ पर आपके और भी वस्तुनिष्ठ निकल सकते हैं, है ना। ये यूं भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, भारतीय मुसलमानों की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना कब हुई? 1906। किसने की? नवाब सलीमुल्लाह ने, है ना। तो इस प्रकार के आपके वस्तुनिष्ठ निकल सकते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य भी एग्जाम में आ सकता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य
ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना। ओके, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्धि आंदोलन किस संस्था द्वारा चलाया गया था? हिंदू महासभा, आर्य समाज, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर है आर्य समाज। शुद्धि आंदोलन आर्य समाज संस्था द्वारा चलाया गया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में बंबई में की थी। इस आंदोलन के द्वारा आर्य समाज ने अन्य धर्मों में परिवर्तित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करने का अवसर प्रदान किया था, है ना। बहुत सारे व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म अपना लिया था, उनको फिर से हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन आर्य समाज के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था। अन्य ऑप्शन था आपका हिंदू महासभा। हिंदू महासभा अखिल भारतीय हिंदू महासभा भारत का एक राजनीतिक दल है। यह एक भारतीय हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। इसकी स्थापना सन 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ठीक है, इस संस्था के जो संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर को माना जाता है। एक और ऑप्शन था आपका यूनियनिस्ट पार्टी। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राजनीतिक पार्टी थी। यह पंजाब के एक पार्टी थी जो भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी, अर्थात किसानों का प्रतिनिधित्व करती थी। यह पार्टी 1923 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक पंजाब में काफ़ी प्रभावशील रही, है ना। इस पार्टी की स्थापना किसने की थी? सर छोटू राम, जो पंजाब प्रांत के किसानों के नेता थे, ने की थी, है ना। तो यह भी आप एक्स्ट्रा जानकारी यहां पर दी गई है, जो आप इसको भी राइट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान अर्थात मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? 1930 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में, 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, 1937 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में या 1908 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन में? तो इसका राइट आंसर है 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। फीडबैक में देखिएगा, 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था उन्हें एक करके नए स्वतंत्र राज्य की मांग रखी गई थी, जो लाहौर प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था यह लाहौर प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अन्य ऑप्शन जो आपको दिए गए थे, 1930 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल जो थे, है ना, जिसने सारे जहां से अच्छा की रचना की थी, महान कवि थे, ने पृथक मुस्लिम राज्य की मांग रखी थी 1930 ईस्वी में। ओके, 1937 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया था और मुस्लिमों से आह्वान किया था कि वह मुस्लिम लीग का साथ दे ताकि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। ओके, इस अधिवेशन के बाद ही मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को संपूर्ण भारत में मुक्ति दिवस भी मनाया था, है ना, जब कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को संपूर्ण भारत में मुक्ति दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग की ओर से, है ना। यह भी आपका एक अलग से वस्तुनिष्ठ आ सकता है। नेक्स्ट था आपका 1908 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग रखी थी, है ना। 1908 ईस्वी का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग रखी गई थी और इसी का परिणाम था कि 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग मान भी ली गई थी और उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था
कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? अभी जस्ट हमने चर्चा की थी 22 दिसंबर 1939, जस्ट अभी हमने इसकी चर्चा करी, तो इसका राइट आंसर है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। जब नवंबर 1939 ईस्वी में सभी प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था, तो मुस्लिम लीग अत्यधिक प्रसन्न हुई और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को संपूर्ण भारत में मुक्ति दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब बकर उल मुल्क या चौधरी रहमत अली? तो राइट आंसर है चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान अथवा पाक स्थान है ना, पाक अर्थात पवित्र स्थान, पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इन क्षेत्रों के लिए यह पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया था और यह पहली बार प्रयोग 1933 ईस्वी में इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया था, है ना। अब जो क्वेश्चन आपके शुरू हो रहे हैं, यह आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के साथ निबंधात्मक प्रश्न भी आपके यहां पर तैयार होंगे, है ना। एक या एक से अधिक या सभी विकल्प सही हो सकते हैं। निर्देश में आपको दे रखा है, इसको विशेष रूप से देखेगा। क्वेश्चन है आपका, भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से रहे? या तो यह प्रश्न ऐसे आएगा, या अंग्रेजों ने भारत का बंटवारा क्यों किया, या ब्रिटिश ने भारत का बंटवारा क्यों किया, किसी भी प्रकार से आ सकता है। ऑप्शन है आपके, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति। बिल्कुल, भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से रहे थे? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति का पालन किया। इन्होंने आपस में ही जब देखा कि हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा लड़ाकर अंग्रेजों का सामना कर रहे हैं, तो उन्होंने मुस्लिमों को दूर करने के लिए दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर दी। मुस्लिम लीग की स्थापना भी उसी का एक कारण था। फिर मुस्लिम के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की सुविधाएं दी गई और आपस में ही हिंदू और मुसलमानों को लड़वाया गया और इस प्रकार स्थिति पैदा कर दी। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। दूसरा ऑप्शन है आपका, मुस्लिम लीग की दुष्प्रचार की राजनीति की वही मुसलमान की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। एक कारण यह भी रहा कि मुस्लिम लीग ने यह दुष्प्रचार किया कि वही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। कांग्रेस, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, यह मुसलमानों की हितैषी पार्टी नहीं है। इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया, है ना। तो यह भी एक कारण था। देशी रियासतों का विभाजन के पक्ष में होना, उस समय देशी रियासतें जो थी वह भी पक्ष विभाजन के पक्ष में ही थी। सांप्रदायिक दंगों का होना, उस समय 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना का समर्थन वापस ले लिया और 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की और लीग ने नारा दिया, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। इस प्रकार के नारे से सांप्रदायिक दंगों की स्थिति पैदा हुई और पूरा भारत सांप्रदायिक दंगों में भड़कने लगा। जगह जगह सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। तो यह भी भारत के बंटवारे का एक कारण बना। एक और अन्य ऑप्शन बता रखा है आपको, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 ईस्वी में पास करना। बिल्कुल, 1940 ईस्वी में लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया कि हिंदुस्तान के उत्तर, पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में जिन भागों में मुसलमानों की संख्या अधिक है, उन्हें इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बनाया जाए। इस प्रकार की घोषणा 23 मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में की गई, जो लाहौर प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो यह भी भारत के बंटवारे का एक कारण बना। तो यहाँ पर जो बिंदु बता रखे हैं ये सभी सही हैं। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं जो बिंदु बताए गए हैं ये सभी भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारण थे, या अंग्रेजों ने भारत का बंटवारा क्यों किया, तो इस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई, इस कारण अंग्रेजों ने भारत का बंटवारा किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। विभाजन के समय महिलाओं के क्या क्या अनुभव रहे होंगे, है ना। जब विभाजन की स्थिति हुई तब महिलाओं के क्या क्या अनुभव रहे। देश विभाजन के दौरान महिलाओं को अगवा किया गया और उनके साथ बलात्कार हुए। बिल्कुल, देश विभाजन के दौरान महिलाओं को अगवा मतलब उनका अपहरण कर लिया गया और उनके साथ गलत संबंध बनाए गए। महिलाओं को बार बार बेचा और खरीदा गया। बिल्कुल, कई सारी महिलाओं को बार बार बेचा जाता था और उसे खरीदा जाता था। महिलाओं को अजनबियों के साथ नई जिंदगी जीने के लिए भी मजबूर किया गया। बिल्कुल, विभाजन की त्रासदी झेल रही महिलाओं को अपनी जिंदगी के विषय में फैसला लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। उससे उनकी इच्छाएं, महिलाओं से उनकी इच्छाएं नहीं पूछी गई, है ना, और उन पर अपना निर्णय जबरदस्ती थोपा गया। यहाँ पर जो बिंदु बताए गए हैं ये सभी सही हैं। इसके अतिरिक्त आपको बताना चाहूँगा, महिलाओं की जो अत्याचार हुए हैं उसमें कई जो परिवार थे उनमें पुरुषों को यह भय होता था कि शत्रु द्वारा उनके परिवार की महिलाओं, माँ, बहन, बीबी या बेटी को नापाक कर दिया गया है तो वह उनको जिंदा जला देते थे या उनकी हत्या कर देते थे, उनको मार डालते थे। इस प्रकार की स्थिति भी पैदा हुई थी। ओके, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर राइट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत विभाजन के सवाल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोच कैसे बदली, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले किसी भी कंडीशन में भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थी, लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि भारत विभाजन को उसने स्वीकार करना पड़ा। ऑप्शन है आपके, मुस्लिम नेताओं ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। बिल्कुल, जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, यह भी एक कारण था। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के लिए अलग निर्वाचन की अनुचित मांग की, है ना, यह भी एक कारण बना। धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोच चेंज होती गई। 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान अर्थात मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के लिए एक अलग स्वतंत्र राज्य की मांग रखना। बिल्कुल, भारत में निरंतर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती जा रही थी, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। आपस में ही लोग लड़ रहे थे तो गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी, तो इसके कारण भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोच बदली। नेक्स्ट है आपका, देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन को स्वीकार करना ही उपयुक्त समझा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आपका लास्ट वाला, देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस नेताओं ने विभाजन को स्वीकार करना ही उपयुक्त समझा। महात्मा गांधी जो इस विभाजन को किसी भी स्थिति में मानने को तैयार नहीं थे, तभी लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इन सब जो मुख्य नेता थे इनसे बातचीत करी और उनको इस गृह युद्ध की स्थिति से बचाने के लिए इस विभाजन को स्वीकार करने के लिए कहा। तो अंततः पंडित जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने इसको स्वीकार किया और फिर महात्मा गांधी को भी इसके लिए राजी किया गया, लेकिन वह दिल से बिल्कुल राजी नहीं थे, वह बहुत नाराज थे। किसी भी कंडीशन में भारत विभाजन को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अंततः उनको भी स्वीकार करना पड़ा बेमन से। फीडबैक पे आप देख पा रहे हैं आपके सभी बिंदु सही हैं। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, विभाजन के खिलाफ महात्मा गांधी की दलीलें क्या क्या थी। मतलब विभाजन को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने क्या क्या बातें कही गई, है ना। देश विभाजन पर महात्मा गांधी ने कहा कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा, है ना। वह किसी भी कंडीशन में इस विभाजन को स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि यदि विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा। ओके, अन्य ऑप्शन है आपका, मैं फिर वही दिन देखना चाहता हूं जब हिंदू और मुसलमान दोनों आपसी सहमति से काम करें एवं ये दोनों मेरी आंख के तारे हैं, है ना। ये भी उन्होंने दलील दी थी। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में लिखा कि मुस्लिम लीग ने जो अलग पाकिस्तान की मांग रखी है वह पूर्णतः गलत और गैर इस्लामिक है ना। मुस्लिमों से भी उन्होंने आह्वान किया कि आप जो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं यह पूर्णतः गलत है और गैर इस्लामिक है।
नेक्स्ट है आपका, जो तत्व भारत को एक दूसरे के खून के प्यासे टुकड़ों में बांटना चाहते हैं वो भारत और इस्लाम दोनों के शत्रु हैं, है ना। वह भारत के भी शत्रु है और इस्लाम के भी शत्रु है। गांधी जी ने दंगा प्रभावित स्थानों पर बेखौफ जाकर अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को समझाया कि वह एक दूसरे के खून के प्यासे न बने अपितु मिलकर साथ रहे। ऐसे कई सारे तर्क या कई दलीलें ऐसी उन्होंने आम जनता के बीच जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, नेताओं को जागरूक करने का प्रयास किया, किंतु अंततः वह इसमें सफल नहीं हो सके और देश का विभाजन हुआ। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं आपके सभी बिंदु सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, मौखिक साक्ष्य और इतिहास का क्या महत्व है? मौखिक साक्ष्य और इतिहास का क्या महत्व है? मौखिक साक्ष्य है ना, ओरल जो होता है, उन साक्ष्यों का या उन साक्ष्य के इतिहास का क्या महत्व है? बिंदु है आपका, ऑप्शन है आपके, व्यक्तिगत स्मृतियां महत्वपूर्ण मुख्य स्रोत होती है ना। व्यक्तिगत स्मृतियों से हमें अनुभवों को और अधिक बारीकी से समझने का अवसर मिलता है। बिल्कुल, जो जिस समय जिस घटना से परिचित हुए उन लोगों से यदि हम बात करेंगे तो उनकी व्यक्तिगत स्मृतियों से हमें और उनके अनुभवों से और अधिक बारीकी से समझने का अवसर मिलता है। बिल्कुल मिलता है। मौखिक साक्ष्य और इतिहास से यह जानकारी मिलती है कि विभाजन के परिणाम स्वरूप किस प्रकार संपन्न लोगों को गरीबी के दौर से गुजरना पड़ा। बिल्कुल, यह कहीं आपके जो सरकारी दस्तावेज इनमें होते हैं तो इनमें इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलती है, जो मौखिक साक्ष्य और इतिहास से हमें जानकारी मिलती है। मौखिक साक्ष्य एवं इतिहास से जन साधारण से संबंधित विषयों और उनके द्वारा झेली जाने वाली पीड़ाओं को समझने में हमें सहायता मिलती है ना। मौखिक साक्ष्य और इतिहास से जो जन साधारण से हम जब बात करेंगे उस समय के जो लोग हैं उनसे जब हम बात करेंगे तो उनसे जो झेली जाने वाली पीड़ाएं थी उनको समझने में हमें सहायता मिलती है। मौखिक साक्ष्य एवं इनके विवरणों के माध्यम से इतिहासकारों को विभाजन जैसी घटनाओं के सजीव वृत्तांत लिखने में पर्याप्त सहायता मिलती है ना। जब आप लेसन पढ़ेंगे तो इस लेसन में आपको कई विशिष्ट व्यक्तियों के अनुभव भी बताए गए हैं, तो उसके आधार पर भी वह भी एक मौखिक साक्ष्य या मौखिक इतिहास की श्रेणी में ही आता है, जो अपने विचारों के माध्यम से इतिहास का जो लिखते हैं वह उन मौखिक साक्ष्यों को आधार बनाकर ही इतिहास लिखे जाते हैं। तो सजीव वृत्तांत लिखने में इनकी पर्याप्त सहायता मिलती है ना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक और तैयार हुआ आपका, इसको भी जरूर राइट डाउन करिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी बिंदु आपके सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, कैबिनेट मिशन योजना की प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी थी, है ना। कैबिनेट मिशन की प्रमुख सिफारिशें देखें उसके पहले हमें कैबिनेट मिशन को समझना जरूरी है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग की मांग का अध्ययन करने तथा स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित राजनीतिक रूपरेखा का सुझाव प्रस्तुत करने के लिए मार्च 1946 ईस्वी में 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा था। इस प्रतिनिधिमंडल में सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर तथा पैट्रिक लॉरेंस सम्मिलित थे, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इस कैबिनेट मिशन ने 3 माह तक भारत का दौरा किया और एक रिपोर्ट तैयार की जो इतिहास में कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कैबिनेट मिशन द्वारा जो सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी वो जो आपको यहाँ बताई गई है, देखिएगा। भारतीय संघ की स्थापना की जाए जिसमें देशी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत दोनों सम्मिलित हो, है ना। यह कैबिनेट मिशन की सिफारिश थी। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, बिल्कुल यह भी कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिशों में बिंदु बताया था। नेक्स्ट है आपका, प्रांतों को 3 समूहों में रखा गया। जो भारत के सभी प्रांत थे उनको 3 समूहों में बांटा गया। समूह अ में हिंदू बहुसंख्यक प्रांत, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत ये आपको पता होना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है ना, इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। बिहार, मध्य प्रांत जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश है ना, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में चला गया है वर्तमान की बात करें तो, लेकिन उस समय मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था, और उड़ीसा। तो ये समूह अ में रखे गए जो हिंदू बहुसंख्यक प्रांत थे। समूह ब में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत रखे गए। पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध तथा
समूह स में हिंदुओं तथा मुसलमानों के लगभग समान संख्या वाले प्रांत बंगाल और असम को सम्मिलित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, एक कैबिनेट मिशन की सिफारिशों में बतलाया गया है। ये वाला जो तीसरा बिंदु है ये आपका अलग से प्रश्न बनकर भी आ सकता है कि कैबिनेट मिशन ने किस प्रकार 3 समूहों में प्रांतों को बांटा गया था उसका वर्णन करो, तो ये आप बिंदु हाईलाइट कर सकते हैं। सत्ता हस्तांतरण के पश्चात देशी रियासतों से संबंधित सर्वोच्च शक्ति न तो ब्रिटेन के पास होगी न ही भारत के पास में। जब सत्ता हस्तांतरण होगा तो देशी रियासतें स्वतंत्र रह सकती है या तो वह भारत के पास सम्मिलित हो सकती है ना। तो इस प्रकार कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत उन्होंने प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत की थी। उक्त सभी बिंदु सही है। यहां पर आपको बताना चाहूंगा कैबिनेट मिशन की जो सिफारिशें थी इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इनकी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था, दोनों इससे संतुष्ट नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी। एक भाग में आपको दे रखा है लखनऊ समझौता, कैबिनेट मिशन, माल्य मिंटो सुधार अधिनियम, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, भारत स्वतंत्रता दिवस और बांग्लादेश। और ऊपर आप देख पा रहे हैं 15 अगस्त 1947, 1971 ईस्वी, 1916 ईस्वी, मार्च 1946 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 16 अगस्त 1946 ईस्वी। ओके, अब सही जोड़ी देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका लखनऊ समझौता। जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। आपको ये पता ही है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो चुकी थी, बंगाल विभाजन 1905 में हो चुका था। जब हिंदू और मुसलमान अलग अलग पार्टियां बन चुकी थी और मुस्लिम लीग मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, इन दोनों को वापस जोड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने वापस दोनों को एक करने के लिए प्रयास किया और लखनऊ 1916 ईस्वी में लखनऊ में एक समझौता हुआ था जिसमें दोनों ने साथ में मिलकर कार्य योजना बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुए थे। तो यह लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो है यह मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया था, जो भी हम चर्चा कर ही चुके हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। ओके, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो थे ये आपके 1909 ईस्वी में लागू किए गए थे। अभी इसके पहले हम चर्चा कर चुके थे 1908 ईस्वी में अमृतसर के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग रखी थी, जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत उसको पृथक निर्वाचन के बारे में मांग मान ली गई और उस पर विचार किया जाने लगा। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बारे में अभी हमने चर्चा करी थी, है ना, तो आपको पता होना चाहिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी और लीग ने नारा दिया था लड़कर लेंगे पाकिस्तान या बट के रहेगा हिंदुस्तान। तो इस प्रकार के नारे से ही सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। नेक्स्ट है आपका भारत का स्वतंत्रता दिवस। अब भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ओके, नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश। अब एक ही बचा है बांग्लादेश, 1971 ईस्वी। यहाँ पर आपको बता दूं जो 1947 में भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना था, उसी प्रकार 1971 ईस्वी में जो पूर्वी पाकिस्तान था वह एक अलग राष्ट्र बना जो बांग्लादेश के नाम से जाना गया। ओके, अगला क्वेश्चन जो है आपका, अब आपके अभ्यास प्रश्न शुरू हो चुके हैं, टेस्ट के क्वेश्चन आप हल कर चुके हैं, ठीक है। मौखिक साक्ष्य एवं इतिहास के फायदे तथा नुकसानों की पड़ताल कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौखिक साक्ष्य एवं इतिहास के फायदे और नुकसान आ सकता है प्रश्न। मौखिक साक्ष्य एवं इतिहास के फायदे, व्यक्तिगत स्मृतियों से हमें अनुभवों को और अधिक बारीकी से समझने का अवसर मिला। यह प्रश्न आप बहुविकल्प में कर चुके हैं, वही बिंदु यहाँ पर रिपीट किए गए हैं, आप इसको जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। हम आ जाते हैं डायरेक्ट नुकसान पर। बहुत सारे इतिहासकार मौखिक इतिहास को शंका की दृष्टि से देखते हैं। उनका मानना है कि मौखिक जानकारियां सटीक नहीं होती। बिल्कुल मौखिक जानकारियां सटीक नहीं होती।
व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सरल नहीं होता है। ये यहाँ पर नुकसान भी बतलाए गए हैं, आप इसको जरूर राइट डाउन करिएगा। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, आम लोग विभाजन को किस तरह देखते थे? विभाजन के बारे में आम लोग यह सोचते थे कि यह विभाजन स्थायी नहीं होगा अथवा शांति और कानून व्यवस्था बहाल के बाद सभी लोग अपने मूल स्थान, गांव, कस्बा या शहर अथवा राज्य में वापस लौट जाएंगे। लेकिन ऐसा हो न सका था। वे मानते थे कि पाकिस्तान के गठन का मतलब यह नहीं होगा कि जो लोग एक देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाएंगे तो उनके साथ बाद में बहुत कठोरता की जाएगी, है ना। उन्होंने कभी भी ऐसा, आम व्यक्ति ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हो न सका। जो एक देश से दूसरे हिस्से में गए उनको कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, और जो ये सोच रहे थे कि कानून व्यवस्था बहाल हो जाएगी और सभी अपने मूल स्थान, गांव, कस्बा, शहर में लौट आएंगे, ऐसी भी स्थिति नहीं हो सकी, है ना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम आ गए हैं सबमिट पर। हमारा टेस्ट अभ्यास कार्य पूर्ण हो चुका है। अब हम सबमिट करेंगे ताकि हम स्कोर देख सकें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्यू स्कोर। अब हम व्यू स्कोर पर चलते हैं। 30 आउट ऑफ 30 अंक अर्जित कर चुके हैं, तो निश्चित ही जो मेरे साथ आपने टेस्ट अभ्यास कार्य हल किया है वो सभी सही हैं। जब आप टेस्ट में अभ्यास कार्य दें तो फीडबैक में जो दे रखा है वो आप जरूर राइट डाउन करिएगा। देख सकते हैं फीडबैक में आपको इसके आंसर भी दिए गए हैं, या आप जरूर नोट करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव भी दीजिए ताकि कुछ और लेटेस्ट जानकारी जो छूट गई है वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा सकूं, सीखने का एक नया तरीका, एक नए अनुभव के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें। इस टेस्ट अभ्यास कार्य को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर स्वयं भी हल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।